हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपना तैयारी भी बहुत बेहतरीन से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ बायोलॉजी का जो क्लास है, इस क्लास से पहले पहला लेक्चर जो पढ़े थे हम लोग पोषण के बारे में कि पोषण किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। पोषण के प्रकार के बारे में पता थे कि पोषण पर पोषण होते हैं और पोषण कितने प्रकार के होते हैं, ये भी बेहतरीन से हम पूरा कंसेप्ट के साथ बता चुके हैं। ओके, उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि पौधों में पोषण, पौधों में पोषण, पौधों में पोषण कितने मतलब कि कैसे बनाता है, इसके रासायनिक समीकरण क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, सभी बारे में ए टू जेड पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास एक दिन चला था जंतुओं में पोषण, जंतुओं में पोषण यानी जंतु में कितना प्रकार के होते हैं, यह कोशिकीय, बहुकोशिकीय, अमीबा, पैरामीशियम, ये कोशिकीय जीव है और मनुष्य है वो क्या है, बहुकोशिकीय है। इन सभी के बारे में हम लोग पढ़े हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में। यह जो चित्र दिखाई दे रहा है, यह स्ट्रक्चर जो बना है, इसके बारे में बेहतरीन से हम लोग पढ़ेंगे। यह मनुष्य का आहार नाल का चित्र बना है, इसी में कुछ अंग जोड़ देंगे तो पाचन तंत्र बन जाएगा। यानी कि आहार नाल और पाचन तंत्र कुछ अलग होता है, कुछ डिफरेंट होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आपको काफी ज्यादा इस वीडियो में फायदा होगा, इसलिए क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और हमें पेज को फॉलो करते हैं, तब आपको हम अपने तरफ से फ्री में ए टू जेड और सब्जेक्ट का नोट्स देंगे। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार आए होंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होगा, उस नंबर पर जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं और आपको हम पूरा मैट्रिक का जितना भी विषय होता है सभी विषय का हम नोट्स दे सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए साइंस है, आपको सोशल साइंस है, हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है और मैथ है। मैथ का पूरा फॉर्मूला और ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, ऐसा समझ। तो इस प्रकार से आपको पूरा पेपर का तैयारी के लिए आपको नोट्स दिया जाएगा। इस नोट्स को पाने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारे मोबाइल पे मैसेज या कॉल करना है और अपना डाटा यानी कि अपने नाम, स्कूल नाम जहाँ पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, और अपना नाम, अपने माता पिता का नाम सिर्फ बताना है। इससे इसलिए बताना है जिससे हमको लग सके, हमको महसूस हो सके क्या हमारा बच्चा, ये हमारा स्टूडेंट है और हमसे पढ़ाई कुछ किया है, हमारे नोट्स का इस्तेमाल किया है, ठीक ना। ताकि कोई पूछे या हमें किसी को बताने में शर्मिंदा महसूस ना हो, हमें से गर्व हो, हाँ ये हमारा बच्चा पढ़ा हुआ है या हमसे पढ़ा है। आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। आपको ज्यादा कुछ नहीं करने, डरने की जरूरत नहीं है। आप हमारे पास मैसेज या कॉल कीजिए और नोट्स को प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक ना। चलिए अब आगे क्लास की ओर पढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मनुष्य का आहार नाल के बारे में बनाया गया है। यह चित्र किसी किसी को भारी लग रहा है देखने में और किसी को आसान भी लग रहा होगा, तो कोई भारी वाला बात नहीं है, ठीक ना। हमने पहले ही बना कर रख दिया था, इसलिए बना दिया कि जब बनाएंगे तो मान लीजिए कि टाइम ज्यादा लगेगा। अगर आपको लग रहा है कि सर हमारे सामने बनाइए, तो एक बार प्रयास कर देते हैं आपको बनाने के लिए। ये इस तरह से आप मुंह बना सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे एक नौली बना दीजिए, यहाँ पे एक प्रकार के नली बना दीजिए यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एक लार ग्रंथि पाया जाता है, एक लार ग्रंथि होता है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इसके बाद लिख दीजिए लार ग्रंथि, जिसे सलाइवा कहते हैं आप लोग। जिससे भोजन में क्या होता है, जो मुंह में थूक आता है, लार होता है, जो भोजन सनने में मदद करता है, वो लार ग्रंथि से लार आता है। उसके बाद एक आपको यहाँ पे अमाशय बनाना है, यहाँ पे हल्का सा फुला कर यहाँ पे इस तरह कर देना है। ये आपको थोड़ा सा और अच्छे से बना के दिखा इस तरह, और इसको लाना है और यहाँ से इस तरह घुमा देना है। यह एक अमाशय बन गया और यहाँ से आकर इसको इस तरह अपना मन से छोटी आंत का यह आकार है, इस तरह से आप छोटी आंत और यहाँ से एक बड़ी आंत का निर्माण
होता है। इस प्रकार से यह बनना है और सेम टू सेम इसी प्रकार से बना रहे। यहाँ पे एक परिशिष्टिका होता है, सेम इसी तरह बनाए है। बीच वाला को छोटी आंत बोलते हैं, बाहरी वाला को बड़ी आंत बोलते हैं, इसको अमाशय बोलते हैं, इसको ग्रासनाली बोलते हैं या ग्रासिका भी बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक ले पीछे को ग्रसनाली बोलते हैं, ग्रसनी, इसको ग्रसनाली बोलते हैं, इसको लार ग्रंथि बोलते हैं, इसको मुख गुहा बोलते हैं, ठीक ना। यह अमाशय है या छोटी आंत है या बड़ी आंत है, नीचे रेक्टम या गुर्दा होता है। कुछ इस प्रकार से आप आंत के बारे में बना सकते हैं। तो यह इतना लिखेंगे अगर नाम, जैसे कि मुख गुहा, ग्रसनी, यहाँ पर ग्रासनाली, इसको अमाशय, इसको उदर गुहा भी बोलते हैं, उदर गुहा। बीच में जो दिखाई दे रहा है बहुत छोटा छोटा इधर इधर घुमा होता है, बहुत ही इस तरह बहुत रहता है। उसके बाद बड़ी आंत बनता है। तो यह क्या हो गया, छोटी आंत, और बाहर वाला क्या हो गया, बड़ी आंत। नीचे हो गया मल द्वार, इसी की दूसरा नाम है गुर्दा बोलते हैं, ठीक ना। तो मल द्वार या रेक्टम, यहाँ पे एक उंगली जैसा रचना बनाते हैं जिसे परिशिष्टिका बोलते हैं। तो इसका कोई कार्य नहीं होता है, बट अपनी तरफ हम बना दिए। यहाँ पर आपको उसको नहीं लिखिएगा तभी चल जाएगा। तो टोटल यहाँ पे आपको कुछ जो नाम लिखा गया है, इसको मिलाकर हम बोलते हैं आहार नाल। क्या बोलते हैं बाबू, आहार नाल बोलते हैं। इसको गाजना नहीं चाहिए था, हम गाज दिए। चलिए, ये छोटी आंत हो गया। छोटी आंत हो गया, ठीक। और यहाँ पर यह एक एकीकृत बना दिया जाता है। यहाँ पे एक सॉरी, यहाँ पे एक एकीकृत बन गया। बीच में एक पित्त होता है, क्या होता है, पित्त। और इसके अंदर एक पित्ताशय बना होता है। यह पित्त होता है, अंदर का होता है पित्ताशय होता है। इसका नाम होता है लीवर, या लीवर बोलते हैं या यकृत बोलते हैं। इसी का नाम है यकृत। इसका नाम है पित्ताशय, पित्ताशय। इसका नाम है पित्त, इसका नाम क्या है, पित्त। इसका नाम है अमाशय, अमाशय। इसका नाम है छोटी आंत, छोटी आंत। इसका नाम है बड़ी आंत। नीचे वाला के यहाँ पे रेक्टम या मल द्वार। समझ, इसका पेरिशिष्टिका बोलते हैं, यहाँ परिशिष्टिका बोलते हैं। या मुख गुहा है, लार ग्रंथि है, ग्रसनी है, ग्रसनी, ग्रसनी या ग्रास नली, या ग्रास नली, ठीक ना। यहाँ से हो गया। बीच में यहाँ पर ट्रेकिया होता है, यानी कि इसका आप लोग ट्रेकिया बोल सकते हैं, ठीक ना। तो ये अलग बात है, नॉलेज के लिए है। बट इतना अगर आप लिखते हैं, यहाँ पे एक अमाशय होता है, अग्न्याशय। यहाँ पे थोड़ा इसको नीचे से और बनाना था, बड़ी आंत को, बड़ी आंत कुछ ऊपर ज्यादा चढ़ गया है। यह बड़ी आंत हो गया, और यहीं से अग्न्याशय का निर्माण होता है। यह क्या है, अग्न्याशय, जिसका पीला रंग होता है। अग्न्याशय से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इसके नाम लिख दीजिए, अग्न्याशय, अग्न्याशय, ठीक ना।
यह क्या है, अग्न्याशय है। अग्न्याशय इस तरह बनता है, इस तरह निकला होता है, यहाँ पे इस तरह होता है, यह अग्न्याशय यहाँ पे। ओके, इस इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, इंसुलिन, ठीक ना, जो मधुमेह रोग को होने नहीं देता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। यह यकृत है जिसका वजन कितना होता है, लगभग लगभग क्या 1.5 kg होता है, ठीक ना। यकृत का वजन कितना होता है, 1.5 kg। यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत क्या है, ये ग्रंथि है, ठीक ना। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, यकृत होती है। यकृत का वजन कितना होता है, तो 1.5 kg का होता है। और पित्ताशय, यहाँ पे क्या है, पित्त है, पित्त से क्या निकलता है, पित्त रस निकलता है। पित्त से क्या निकलता है, पित्त रस निकलता है, जो कि पित्ताशय में जमा होता है। क्या पित्त रस कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में जमा होता है, ठीक ना। अब पित्त कहाँ स्रावित होता है, तो यकृत से स्रावित होता है। यहाँ पे यकृत बोलना है, किससे स्रावित होता है, तो यकृत से स्रावित होता है, ठीक ना। और इसके ऊपर एक डायफ्राम होता है, इसको बोलते हैं डायफ्राम। इसको आप बोल सकते हैं डाय डायफ्राम, डायफ्राम आए समझ, यह डायफ्राम हो गया। तो कुछ इस प्रकार से यह पाचन तंत्र है, यह पाचन तंत्र है, और यह आहार नाल है। जब पाचन तंत्र बोलेगा तो एक यकृत बना देना है, पित्त बना देना है, यहाँ पित्ताशय बना देना है, यहाँ पे अग्न्याशय बना देना है। इस तरह से आपको सम्मिलित करते हैं तो एक पाचन तंत्र का निर्माण होता है, और यहाँ पे आहार नाल का निर्माण होता है। तो बात समझिए, पहले जब भी हम भोजन करते हैं तो हम मुख गुहा से भोजन ग्रहण करते हैं। तो जो मुख गुहा होता है, तो मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन क्रिया होता है। किसका क्रिया होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन क्रिया होता है। तो हमारे पाचन क्रिया जो है सबसे पहले शुरुआत होता है मुख गुहा से। किससे शुरू होता है, तो मुख गुहा से शुरू हो जाता है। मुख गुहा में कौन सा पोषक तत्व पचता है, तो कार्बोहाइड्रेट पचता है। कौन सा पचता है, कार्बोहाइड्रेट पचता है। चलिए, तो कुछ इस प्रकार से पाचन तंत्र बनता है। इसमें भी अगर चाहते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से इंसुलिन बना दीजिए, और यहाँ पे एक यकृत बना दीजिए, पित्ताशय बना दीजिए, ये भी एक पाचन तंत्र का निर्माण कर लेगा, ठीक ना। और सेम टू सेम वही रहेगा, और कुछ नहीं होगा, ठीक ना। अब आइए थोड़ा सा इनका परिभाषा और वैसा देखते हैं। चलिए, यहाँ जैसे हम जानते हैं मनुष्य के आहार नाल के बारे में चित्र बनाया गया है, ठीक ना। मनुष्य के आहार नाल किसे कहते हैं, तो हमारे पास एक तरीका है कि आप लोग पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा आसान कर दिया जाए। जैसे कि अगर आपको बनाना है नोट्स, ठीक ना, अगर आपको नोट्स बनाना है तो नोट्स बनाने के लिए लिखा हुआ चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अगर हम यह चीज लिखने लगेंगे यहाँ पे तो काफी ज्यादा लंबा समय लगेगा, और उसी चीज को आपको स्क्रीन पर दिखा देंगे तो और आपको आसान हो जाएगा। तो जो हम पीडीएफ देने वाले हैं उस पीडीएफ को फोटो में स्क्रीन पर सेट कर देंगे, और जब आपको लिखना होगा तो स्क्रीन को वीडियो को स्टॉप कर दीजिएगा, और जो मटेरियल लिखा होगा आप उसको अच्छे से ढंग से कॉपी में लिख लीजिएगा। इससे यह फायदा होगा कि आपको साफ साफ भी दिखाई दे देगा। दूसरा बात, कलरफुल दिखाई देगा, कौन सा कलर किस तरह लिखा है, कलर लिखा है तो यानी कि वो आंसर है। और यहाँ पर हमको लिखना नहीं पड़ेगा, सबसे बड़ी बात आपके लिए आसान और हमारे लिए भी आसान। तो बेहतर ये होगा कि हम जितना बोल रहे हैं उतना आप समझते जाइए, बात खत्म हो जाएगा और आप समझ भी जाइएगा। समझाना बड़ी बात है, समझ जाइएगा तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, लिखा हुआ कभी याद करने के लिए रहेगा। जैसे कि अब स्क्रीन पे एक स्लाइड दिखाई दे रहा होगा, इसमें लिखा है, और एक साइड पाचन तंत्र की चित्र भी बनाया है। देख रहे हैं कि ऊपर मुख गुहा बना है और साइड में यकृत बना है। इसमें हरा रंग का एक नीला रंग, सॉरी हरा रंग का जो
पित्ताशय दिखाई दे रहा है जिससे पित्त रस निकलता है, और यहाँ पर स्टोमेचे लिखा है जो कि अमाशय है, और यहीं पे पीला रंग का एक दिखाई दे रहा है उससे हम बोलते हैं अमाशय, अग्न्याशय बोलते हैं। और नीचे छोटी आंत है और मोटी मोटी जो दिखाई दे रहा है वो बड़ी आंत है, नीचे रेक्टम है। इस प्रकार से एक चित्र बना दिया गया, वही आहार नल का चित्र बनाया गया है। अब आता है इसका परिभाषा के बारे में। तो परिभाषा देखिए, जो पाचन तंत्र है किसमें पाया जाता है आप लोग सबसे पहले समझिए। तो यह उच्च श्रेणी की जंतुओं में पाया जाता है, उच्च श्रेणी के जंतुओं में, उच्च श्रेणी जंतुओं में आहार नाल पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उच्च श्रेणी जंतु मतलब होता है जैसे कि बहुकोशिकीय जीव में। किसमें? बहुकोशिकीय जीव में। जैसे कि अगर आप लोग देखे होंगे, अगर चिकन वगैरह जहाँ कटाता है, जो मुर्गा काटता है, तो उसके अंदर से जो पचौनी के टाइप निकलता है, इस तरह टेढ़ा टेढ़ा, उसे पचौनी बोलते हैं, वहां की भाषा के लोग में बोलते हैं लोग। उसे क्या बोलते हैं? वही छोटी आंत और बड़ी आंत होता है। जो शब्द का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि देहात के लड़का जो है पढ़ाई कर रहे हैं, अधिकांश बिहार के ही बिलोंग करते होंगे, तो आप सब बात को समझ पा रहे होंगे। अगर इसी बात को इंग्लिश वर्ड में बोला जाए या कहीं और घुमा के बोला जाए तो आपको समझने में थोड़ा तकलीफ होगा, इसलिए हम पूरा देसी भाषा में बोलते हैं ताकि लड़कों समझने में कठिनाई ना हो। ओके, तो वही बात है, मनुष्य का जो जो मुर्गी हुई, बकरी हुई, कुत्ता हुआ, भैंस हुआ, बैल हुआ, मनुष्य हुआ, इस सभी क्या है? उस श्रेणी के जंतु है, है ना। इस सभी में क्या पाए जाते हैं? छोटी आंत की तरह, बड़ी आंत की तरह, अमाशय, अग्न्याशय, है ना, ये सभी कुछ अंग पाए जाते हैं। इसी सभी में क्या बोलते हैं? आहार नाल बोलते हैं। और पाचन क्रिया कब पूर्ण होता है? आहार नाल साथ साथ पाचन तंत्र, और पाचन तंत्र से पाचक रस मिलकर हमारे पाचन क्रिया के निर्माण करता है। ओके, यानी कि लिखा है स्लाइड पर, अगर ध्यान दीजिएगा तो लिखा है मनुष्य तथा सभी उस श्रेणी के जंतुओं में, जंतुबंध की जानवरों में भी भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग जो होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? आहार नाल कहते हैं। कहने मतलब यह है कि भोजन को पचाने के लिए, जैसे कि शाम को अगर हम खाते हैं चावल रोटी, जैसे होता है ना, चावल दाल भात सब्जी होता है, रोटी सब्जी होता है, दूध वगैरह खाते हैं, मांस मछली खाते हैं, अंडा वगैरह खाते हैं, अगर जो भी चीज खाते हैं, अगर शाकाहारी है तो फल फ्रूट खाते हैं, साग सब्जी खाते हैं, मांसाहारी तो मांस मछली खाते हैं, कोई भी चीज खाते हैं, तो अधिक अधिक खाना खाए हुए पदार्थों को एक एक थरिया खाते हैं। मान लीजिए कि 4 रोटी खा लिए, 2 रोटी खा लिए, अब उतना खाए उसको कटता है, कुतुरता है, छोटा करता है, मिसता है, और उसके बाद उससे पाचक रस जो होगा उसमें मिलेगा, उसको अभिक्रिया करेगा, उसको तोड़ेगा भोजन को, और तोड़ने के बाद जो उसमें का पोषक तत्व होगा उसको शरीर में मिला देगा, मिलाने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ बचेगा उसको बड़ी आंत में भेज देगा। यहाँ से जब भोजन करते हैं मुख गुआ में जाता है, मुंह गुआ में जाता है, तो जब हम दांतों को दाबते हैं, चबाते हैं दांतों से, वहां से एक लार ग्रंथि निकलता है जिसे क्या बोलते हैं? सलाइवा बोलते हैं। लार ग्रंथि को सलाइवा बोल सकते हैं, जिसे लार ग्रंथि बोलते हैं। तो लार ग्रंथि से भोजन क्या होता है? सन जाता है, गीला होता है। जब भोजन गीला होता है तो जो जीव पाया जाता है, जीव हमारे मुंह गुहा के अंदर पाया जाता है, मुंह गुहा के अंदर 32 दांत पाए जाते हैं। तो मुंह गुहा क्या करता है? जैसे भोजन मुंह में डालते हैं तो भोजन क्रिया, पाचन क्रिया कहाँ शुरू हो जाता है? तो मुंह गुहा से शुरू हो जाता है। मुंह गुहा में होता क्या है? जैसे मान लीजिए कोई रोटी डालते हैं, तो जैसे डालते हैं तो दांत उसको कटता है, कुतुरता है, चबाता है, पीसता है, तो दांत का काम इतना हो गया ना। साथ ही साथ जो लार होता है, लार निकलते हैं हमारे ऊपर से, यहाँ से जो लार निकलता है तो भोजन क्या करता है? पूरा सानता है, मिलाता है, और ढीला कर देता है, यानी कि तो लेरिया कर देता है, जिसके क्या होता है? मुलायम हो जाता है भोजन। और जब हम अपना जीव को इस तरह करते हैं, यानी घोटते हैं, तो जीव हमारे अपने मदद से भोजन को निगलने में सहायता करता है। और जीव पे छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं। मान लीजिए एक जीव हो गया, यहाँ एक जीव पे छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं। इस अंकुर को बोलते हैं स्वाद कलिया। इसे क्या बोलते हैं? स्वाद कलिया बोलते हैं। ये क्या है? स्वाद कलिया है। यह जीव क्या करता है? भोजन को निगलने में मदद करता है, लेकिन जब भोजन इस पे पड़ता है कोई, तो यह स्वादों को अनुभव कराता है।
स्वाद को पता लगाता है। कौन पता लगाता है? स्वाद कलिया, यानी कि जो जीभ पे छोटे छोटे अंकुर होते हैं क्या बोलते हैं? स्वाद कलिया बोलते हैं। और स्वाद कलिया के ही कारण हमें किसी भी स्वाद का पता लगता है। तो जीभ क्या करते हैं? हमारे भोजन को निकलने में मदद करता है। ओके, तो भोजन को हम निकल लेते हैं। तो इसके बाद जब निकलते हैं तो ग्रसनी से होते ग्रास नली में आता है। किसमें आता है? ग्रास नली में आता है। और यहाँ पे ग्रसनी में दो छिद्र पाया जाता है, एक श्वास नली होता है, फिर जी एक ग्रास नली होता है, एक कंठ द्वार होता है, एक निगल द्वार होता है, ठीक ना? एक निगल द्वार, एक कंठ द्वार। तो कंठ द्वार में क्या होता है? सांस आता है और जाता है, और निगल द्वार में क्या होता है? भोजन को अंदर में प्रवेश कराता है और भेजता है, ठीक ना? उस प्रकार से उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से आते 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 भोजन आता है कहाँ बाबू? पहले अमाशय में आता है। कहाँ पर आता है? अमाशय में। और अमाशय में बहुत सारे कुछ इसमें रस पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पे बैक्टीरिया जो होता है भोजन को बड़े बड़े मतलब जो आते हैं चेके में उसको काटता है, महीन करता है, उसके बाद भेजता है छोटी आंत में। किसमें आता है वो? छोटी आंत में। छोटी आंत में दीर्घ रोम पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? दीर्घ रोम पाए जाते हैं, जो अंगुली जैसे रचना होता है। इस प्रकार से पाए जाते हैं, जिसे बोलते हैं दीर्घ रोम। क्या बोलते हैं? दीर्घ रोम। यह क्या करता है कि जो भोजन होता है, जो भोजन होता है, इस भोजन में से पाचक रस को खींच लेता है, पोषक तत्वों को खींच लेता है। पोषक तत्व जो विटामिन वाली चीज होता है उसको कौन खींच लेता है? तो दीर्घ रोम खींच लेता है। उसके बाद इसमें पाचन क्रिया समाप्त होता है, और लास्ट पाचन क्रिया क्या होता है? तो पाचक क्रिया अपाचक भोजन जो बचता है इस चला जाता है बड़ी आंत में। कहा जाता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में कोई पाचन क्रिया नहीं होता है। पाचन क्रिया कहाँ समाप्त होता है? तो छोटी आंत में। और बड़ी आंत में कहा जाता है? अपाचक भोजन जाता है, और यहाँ से मल द्वार होकर बाहर निकल जाता है। यहाँ से मल द्वार होकर बाहर निकल जाता है। आज समझना, यही सब प्रक्रिया होता है भोजन में। तो दीर्घ रोम कहाँ पाया जाता है? तो छोटी आंत में पाया जाता है। भोजन के पूर्णतः पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। और आहार नाल का सबसे लंबा भाग हमारा छोटी आंत ही होता है। ओके, इसके बारे में हम लोग बेहतरीन से पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन ध्यान दीजिए। लिखा है मनुष्य तथा सभी जंतुओं में जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जिसे आहार नाल कहते हैं। ठीक, इसको काफी पर लिख लीजिए। नेक्स्ट, आहार नाल से संबंध पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। आहार नाल से संबंध पाचक ग्रंथिया और पाचन क्रिया ग्रंथिया ने पाचक रस से निकलकर पाचन क्रिया मिलकर आहार नाल का निर्माण करता है। ओके, आहार नाल यह एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर होती है। आहार नाल क्या है? कुंडलित रचना है जिसका लंबाई 8 से 10 मीटर होता है। 8 से 10 मीटर तक होता है। सबसे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, ठीक ना? इंपोर्टेंट, ठीक ना? हमारे मनुष्य का आहार नाल में सबसे लंबा भाग कौन होता है? छोटी आंत का होता है। किसका होता है? तो छोटी आंत का होता है। और छोटी आंत का आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, इसका लंबाई कितना होता है? तो 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर इसका लंबाई होता है। ओके, यह मुंह बुआ से शुरू होकर मल द्वार तक फैला होता है।
तो हमारा आहार नाल है, यह करीब कितना होता है बाबू, तो 10 से सॉरी आहार नाल सॉरी पूरा सॉरी मिस्टेक हो गया भाई, हमारे छोटी आंत की पूरा लंबाई नहीं है, ठीक ना, आहार नाल की लंबाई है 8 से 10 मीटर, जो है किसका लंबाई है, तो आहार नाल के ऊपर से लेकर मुंह गुहा से लेकर मल द्वार तक, यानी कि मुंह से खाने तक से लेकर यहाँ पे मल द्वार निकालने तक क्रिया को, जहां से ऊपर से नीचे तक, इसे क्या बोलते हैं, आहार नाल। आहार नाल की लंबाई कुल कितना है, 8 से 10 मीटर है, 8 से 10 मीटर है, ठीक ना। आहार नाल की कुंडल रचना है जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है, यह मुंह गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैला होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखिए, नेक्स्ट स्लाइड का भी आप लोगों को फोटो दिखाई दे रहा होगा, इसको लिख लीजिए, उसके बाद जितना बोल रहे हैं इसको कॉपी से मिलाते रहिएगा। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है, जो मुख गुहा है, जो मुख गुहा है आहार नाल का पहला भाग है। जैसे कि हम अपने बताए थे कि यह आहार नाल है, और यहीं पर हम एक यह क्या हो गया, यकृत हो गया, क्या हो गया, यकृत, यकृत है, इसमें क्या पाया जाता है बच्चा, यहाँ पे एक पाया जाता है पित्ताशय, ये क्या है बाबू, तो पित्ताशय है, ये क्या है, पित्ताशय है, और यहाँ पे पित्त पाया जाता है, यह क्या है, पित्त है, पित्त से क्या निकलता है, पित्त रस, पित्त से क्या निकलता है, पित्त रस, और निकल के जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में, पित्त रस कहाँ निकल के जमा होता है, तो पित्ताशय में, यहाँ से पित्त है, पित्त से क्या निकलता है, पित्त रस, पित्त से क्या निकलता है, पित्त रस, पित्त रस कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में, और कहाँ से, जैसे कि यकृत है, यकृत, यकृत, यकृत बोलते हैं लीवर, इसका वजन होता है 1.5 केजी, यह सबसे बड़ा ग्रंथि है, यह बड़ा ग्रंथि है, सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, यकृत है, ठीक ना। तो यकृत से क्या होता है, पित्त स्रावित होता है, यानी कि पित्त रस कहाँ स्रावित होता है, तो पित्ताशय से सॉरी यकृत से, और पित्त रस स्रावित होकर कहाँ जमा होता है, तो पित्ताशय में जमा होता है, यह हो गया। और यहाँ पे एक डायफ्राम बना दिया जाता है, यहाँ क्या होता है, जो सांस लेने में काफी मदद करता है, फूलता और पचकता है, यह क्या हो गया, एक डायफ्राम हो गया, इसे क्या बोलेंगे, डायफ्राम, डायफ्राम हो गया। और यहाँ पे एक, यहाँ पे हल्का से इसको यहाँ पे मान लीजिए कि यह एक अमाशय बन गया, आप लोग जानते हैं कि अमाशय कितना बढ़िया बना था, चलिए अमाशय हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे अग्न्याशय होता है, यह क्या हो गया, अग्न्याशय हो गया, अग्न्याशय, अग्न्याशय, क्या हो गया, अग्न्याशय, अग्न्याशय से क्या निकलता है, इंसुलिन हार्मोन निकलता है, कैसा हार्मोन निकलता है, इंसुलिन हार्मोन निकलता है, जो कि मधुमेह रोग को होने नहीं देता है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, यह ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो डायफ्राम है, आज समझना, इस सारी क्रिया मिलकर बन गया है पाचन तंत्र, जैसे कि अब हम मिला दे यकृत, पित्ताशय रस, ठीक ना, डायफ्राम, तो डायफ्राम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अग्न्याशय मिल गया यहाँ पे, तो क्या हो गया, यहाँ पाचन तंत्र का निर्माण कर दिया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आहार नाल का जो पहला भाग है, ठीक ना, तो मुंह गुहा है, आहार नाल का पहला भाग कौन सा है, तो मुंह गुहा है, मुंह गुहा में क्या पाया जाता है, तो आप लोग जानते हैं मुंह गुहा में दांत पाया जाता है, दांत टोटल कितना होता है, तो 32 पाए जाते हैं, और इसमें एक जीभ पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एक जीभ पाया जाता है, जिसमें स्वाद कलियां पाई जाती है, इसी से मदद से कोई भोजन का पता लगता है, यह जीभ में मुख गुहा में ही पाए जाते हैं। तो यह ऊपरी तथा निचली जबड़े से घिरा होता है, जो
मुख गुहा है एक ऊपरी तथा निचली, दो ओठ होता है, दो जबड़े से घिरा होता है। मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। मुख गुहा के अंदर क्या पाए जाते हैं? जीभ तथा दांत पाए जाते हैं। जीभ तथा दांत पाए जाते हैं। हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। कितना जोड़ी? 3 जोड़ी। 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाए जाते हैं मुख गुहा में, है ना, जो भोजन को सानने में मदद करता है। लार ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम टैनिन कहलाता है। जो लार ग्रंथि से एंजाइम निकलता है, जो मुख गुहा में लार ग्रंथि निकलता है ना, एंजाइम निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? टाइनिन बोलते हैं। ठीक है जी, क्या बोलते हैं? टायलिन, टाइलिन बोलते हैं। यानी हम मुख गुहा में जो एंजाइम निकलते हैं लार ग्रंथि से, मुख गुहा में लार ग्रंथि से निकलने वाले एंजाइम को टाइलिन कहते हैं। टाइलिन कहते हैं। बात को समझिए। जैसे कि अभी 1 घंटा तक हमने लाइव क्लास जोड़ा था, किया था, जिसमें लाइट का भाग गया था, कोई लाइट आया था, भाग गया था, मतलब काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद हमारा जो ऊर्जा है, एनर्जी है, काफी थोड़ा डाउन लग रहा है। फिर अब पैर में काफी दर्द महसूस हो रहा है, हमको खड़ा नहीं हो जा रहा है, फिर भी हम लोग पढ़ा रहे हैं। और यह वीडियो लगभग 10 बजे रात को शूट कर रहे हैं हम, ठीक ना, 10 बज रहा है लगभग। तो ये शूट कर रहे हैं इसलिए ताकि बच्चे जो नए नए आ रहे हैं हमारे पास पढ़ने के लिए, उनको जो है कि बैकलॉग लग जाता है, बहुत पछतावा होने के बाद आते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको पास यह वीडियो देख कर समझ आ जाएगा। और जो हमसे ऑनलाइन बच्चे जुड़ रहे हैं, ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, उनको यह हेल्पफुल हो जाएगा, पूरा समझ आएगा। हमने भाई 100 में 100% देने का प्रयास कर रहे हैं और दे भी रहा है। और आप लोग के ऊपर है, आप लोग कितना समझने में मन लगा रहे हैं। जैसे कि अगर यह स्मार्ट बोर्ड होता और अच्छा लगता, लेकिन आप इमेजिन कीजिए, थोड़ा सा बताने का पूरा कंफर्म, पूरा मतलब कि प्रयास किए हैं, ठीक ना। आइए, हमने यह बताया कि मुंह गुहा है तो यह आहार नाल का सबसे पहला भाग है। आहार नाल का सबसे पहला भाग है। इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। कितना जोड़ी? 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाते हैं। इस लार ग्रंथि से निकलने वाली लार को हम क्या बोलते हैं? एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम। और इन्हीं सभी एंजाइम को हम टाइलिन बोलते हैं। लार ग्रंथि से निकलने वाले एंजाइम को क्या बोलते हैं? टाइलिन कहते हैं। हमारे मुंह गुहा में ही 32 दांत और एक जीभ पाए जाते हैं। और मुंह गुहा को बंद करने के लिए 2 जबड़े पाए जाते हैं, ऊपरी तथा निचली, इसे ओट्स बोलते हैं। ओके, अब आता है भोजन का पाचन मुंह गुहा से ही प्रारंभ होता है। भोजन का जो पाचन होता है मुंह गुहा से शुरू होता है। प्रारंभ का मतलब क्या होता है? शुरू होना। टाइलिन जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। हम बताए हैं कि लार ग्रंथि से निकलने वाले एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? टैनिन बोलते हैं। और टैनिन किसका पाचन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कौन करता है? टैनिन करता है, ठीक ना। मुंह गुहा में सबसे पोषक तत्व कौन पचता है? तो कार्बोहाइड्रेट पचता है। यह बिहार बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है, आप लोग याद रखना है। हमारा जो मुंह गुहा है, तो मुंह गुहा में किसका पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कौन करता है? तो टैनिन करता है। कौन करता है? टैनिन करता है। मुंह गुहा में कौन सा पाचन क्रिया होता है? कौन सा पोषक तत्व पचता है? तो कार्बोहाइड्रेट पचता है। कब पचता है? कार्बोहाइड्रेट पचता है। और यही कौन पचाता है? तो टैनिन पचाता है, ठीक ना। मुंह गुहा का प्रारंभ कहां से होता है? तो मुंह गुहा से ही होता है। आए समझ? चलिए, जीभ से के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं, जिन्हें स्वाद कलिया कहते हैं। जीभ के ऊपर जो छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं? स्वाद कलिया कहते हैं। स्वाद, स्वाद कलिया कहते हैं। जीभ के ऊपर छोटे छोटे अंकुर होते हैं, इसे क्या बोलते हैं? स्वाद कलिया कहते हैं। इन्हीं स्वाद कलिया की मदद से हमें खट्टा, खारा, मीठा, कड़वा पता लगता है। इन्हीं स्वाद कलिया की मदद से हमको खट्टा, मीठा, तीता का अनुभव होता है, महसूस होता है। आया समझ? चलिए, तो कुछ इस प्रकार से हुआ। अब इसमें से
कि आहार नाल के बारे में पढ़ ली है। जैसे कि समझिए पहले होता क्या है। मुंह गुहा में जीभ, दांत, लार ग्रंथि पाए जाते हैं। मुंह गुहा से प्रारंभ होता है पाचन क्रिया। मुंह गुहा में पोषक तत्वों का पाचन क्रिया होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है किसमें, तो मुंह गुहा में। कार्बोहाइड्रेट पचाने में कौन मदद करता है, टैलिन करता है। आए समझ। यहाँ पे आता है ग्रसनली। ग्रसनली से भोजन हमारे अमाशय में भेजता है। अमाशय में जो भोजन आता है इसमें पाचक रस मिलकर भोजन को कुतरता है, यानी छोटा से छोटा करता है, विघटित करता है। ठीक ना। विघटन कहाँ होता है, तो हमारे इसमें ही होता है, अमाशय में। अमाशय से जब छोटी आंत में आता है, तो यहाँ छोटी आंत जुड़ा होता है। छोटी आंत के 3 भाग होता है, आप लोग जानते हैं, इसके बारे में आगे हम बताएंगे। ठीक ना। तो यहाँ पर अग्न्याशय है, यहाँ पे यकृत है, यहाँ पे पित्त है, यहाँ पे पित्ताशय है। ठीक ना। तो यकृत से पित्त रस स्रावित होता है। कहाँ से होता है, यकृत से। यकृत का वजन कितना होता है, 1.5 kg होता है। हमारा शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, ग्रंथि। अंग अलग होता है, ग्रंथि अलग होता है। तो हमारे यकृत सबसे बड़ा ग्रंथि है शरीर का। ठीक ना। हमारे आहार नल की लंबाई टोटल कितनी होती है, 8 से 10 मीटर होती है। हम मनुष्य का आहार नल की लंबाई कितनी होते हैं, तो 8 से 10 मीटर होता है। ठीक ना। और आहार नाल में सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, तो छोटी आंत होता है। सबसे लंबा भाग क्या होता है, तो छोटी आंत होता है। इस बात को याद रखिएगा लोग। आज समझ। एक मिनट। हाँ, बड़ी आंत हो गया, छोटी आंत हो गया। आहार नाल के सबसे लंबा भाग कौन होता है, तो छोटी आंत होता है। इस प्रकार से। और अन्यथा यह एक अंगुली जैसा रचना होता है, जिसे परिशिष्ट बोलते हैं। यह अवशेषी अंग है। कैसा अंग है, अवशेषी। अवशेषी अंग है। जो पेरिसेस क्या है, कैसा अंग है, अवशेषी अंग है। आज समझ। यहाँ पे याद रखना है कि यह एक अंगुली जैसा रचना निकला होता है यहाँ पे ना। इसे क्या बोलते हैं हम, परिशेष क्या बोलते हैं। यह अवशेषी अंग है जिसका कार्य कोई नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग पढ़ लिए। ठीक ना। अब हम लोग पढ़ेंगे दांतों के बारे में। ठीक। काफी ज्यादा रात हो चुका है और मेरे पैर में बहुत सारा थकान महसूस हो रहा है, जिसके चलते मुझे अब उतना ऊर्जा नहीं मिल रहा है जो हम बोल पाए और पढ़ा पाए। काहे कि ऑफलाइन क्लास पढ़ाते हुए 3 बजे से क्लास चलता है। 3 बजे से खड़े खड़े आज अभी 10 बज गया है। मतलब कि जोड़िए कितना हो रहा है, लगभग 7 घंटा हो रहा है। और फिर सुबह शाम को सोएंगे, 3 बजे से उठेंगे, फिर से वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद सुबह में जाएंगे, होम ट्यूशन पढ़ाएंगे और आने के बाद आप लोग ऑफलाइन क्लास शुरू कर देंगे। यानी कि दिन रात पूरा ही कर दिया गया आप लोग के लिए। तो आप लोग का भी थोड़ा सा कर्तव्य बनता है कि आप लोग की तैयारी अच्छे ढंग से कीजिए। और हमारा मेहनत अच्छा लग रहा है आपको, और लग रहा है कि आप लोग हाँ सर मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे मेहनत के लिए आप लोग थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए, ताकि एक दोस्त ही दोस्त को मदद करता है और वही अपने सर के बारे में, वही अपने गुरु जी के बारे में, अगले के बारे में बताता है। तो आप लोग थोड़ा सा हेल्प कीजिए। ठीक है। चलिए इसका स्लाइड दूसरा हम पढ़ाएंगे दांतों के बारे में। तो ये अभी इसी वीडियो में हम एड करेंगे, लेकिन उसका एडिट सुबह में उसको आएंगे तो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। चलिए। हाँ तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हम शाम को पढ़ाए थे आप लोग को आहार नाल के बारे में, और आहार नाल के बारे में बहुत सारी चीजें बताए, जैसे कि आहार नाल की आहार नाल और पाचन तंत्र में आप लोग को अंतर क्या है ये भी बताए थे। अगर यहाँ पे देखते हैं तो यह यकृत कहलाता है, और इसमें देखते हैं बना हुआ है यहाँ पे, जिसे हम पित्ताशय बोलते हैं, जिसमें पित्त रस जमा होता है। पित्ताशय में पित्त रस जमा होता है। और यहाँ पर पित्त है जो पित्त के स्रावित करता है। पित्त सतह होता है किसमें, यकृत में। इनके पित्त कहाँ स्रावित होता है, यकृत से। और यकृत का वजन कितना होता है, यानी कि इसे लीवर भी बोलते हैं या इसके यकृत बोलते हैं। इसका वजन होता है 1.5 kg। इसका वजन क्या होता है, 1.5 kg। और आहार नाल का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो यकृत है। आहार नाल का सबसे बड़ी ग्रंथि मतलब सबसे बड़ा वजन वाला, सबसे ज्यादा निकलने वाला, शायद करने वाला कौन सा ग्रंथि है, तो यकृत है। यानी कि यकृत का वजन अधिक है सबसे। और जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क का वजन होता है 1.4 kg, यानी कि 1400 ग्राम। और इसमें देखा जाता है 1.5 kg का होता है, यानी कि हमारा जो सर का वजन है यहाँ पे
इससे भी भारी कौन है? हमारी यकृत है। ऐसा समझ। यहाँ पर आमाशय है, यहाँ पर जो मुख गुहा है, मुख गुहा बताए थे कि 3 लाल ग्रंथि जोड़ी पाई जाती है। ये सारी चीजें पढ़ाए हैं। आप लोग अगर देख रहे हो वीडियो शुरू से अंत तक, तो शुरू में आप सबको याद होगा, ठीक ना। इसे छोटी आंत बोलते हैं, इसे बड़ी आंत बोलते हैं, नीचे मल द्वार बोलते हैं, ठीक ना। इस प्रकार से डायफ्राम बोलते हैं। मुख हुआ है, अब लार ग्रंथि है, जो लार निकलता है, लार निकलता है, इससे लार ग्रंथि के 3 जोड़ी होती है। लार ग्रंथि निकलने वाले, लार ग्रंथि से निकलने वाले एंजाइम को टाइलिन कहते हैं। टाइलिन, टाइलिन कहते हैं। और वह टाइलिन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन क्रिया में मदद करता है। और मुंह गुहा से ही पाचन क्रिया प्रारंभ होता है। प्रारंभ का मतलब चालू होता है। मुंह गुहा में कौन सा पोषक तत्व पचता है? तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन क्रिया होता है ना। इतने सारे हम लोग बातें से पढ़े हैं। मुंह गुहा में जीभ पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं। मुंह गुहा को बंद रखने के लिए 2 ऊपरी से निचली जबड़े पाए जाते हैं, एक ऊपर एक नीचे होता है ना जबड़े। और मुंह को बंद करने के लिए 2 ओट्स पाए जाते हैं। इतने सारे प्रकार से हम लोग पढ़े हैं, ठीक ना। तो इन सभी के बारे में एक एक अंग के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इस अंग के बारे में पढ़ने से पहले, जैसे कि हम जानते हैं मुंह गुहा में पाया जाता है जीभ, जीभ में पाया जाता है, और जीभ पाया जाता है, जीभ में छोटे छोटे अंकुर होते हैं। और पीछे आप वीडियो देखें, इसी वीडियो में देखे होंगे आप लोग पीछे, ठीक ना। तो अगर आपको जीभ के बारे में कुछ दे दे या स्वाद कले के बारे में, तो बताना है कि जीभ हमारा एक मांसपेशी अंग है। जीभ हमारा एक मांसपेशी अंग है, मांसपेशी अंग है, जिसका 2 सिरा होता है, जिसका 2 सिरा, सिरा मतलब 2 मुंह होता है, सिरा होता है। एक अगला मुंह होता है, एक पिछला मुंह होता है। तो पिछला मुंह हमारा मांस से जुड़ा होता है, पिछला सिरा हमारा मांस से जुड़ा होता है। और अगला सिरा स्वतंत्र होता है। क्या होता है? स्वतंत्र होता है। कहने मतलब ये है कि पिछला वाला सिरा का आप घुमा नहीं सकते हैं, लेकिन आगे वाला सिरा को घुमा सकते हैं। मान लीजिए हमारा हाथ जो दिखाई दे रहा है, ये कंधा दिखाई दे रहा है, ये हाथ है। तो हाथ कहाँ जुड़ा है? बॉडी से जुड़ा है, लेकिन आगे वाला किसी से नहीं जुड़ा है। हम चाहेंगे जिस तरह, इस तरह घुमा सकते हैं, किधर भी जो काम करना चाहे कर सकते हैं। इसका हाथ से कर सकते हैं, लेकिन चाहे कि इसको निकाल ले, इसको इस तरह घुमा दे, इससे मार दे किसी को, हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से जो जीभ होता है, जीभ अगला जो भाग होता है वो स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र मतलब हुआ वो आजाद होता है, वो कहीं भी घूम सकता है, फिर सकता है, जिधर मुंह से घुमाना चाहे जीभ उतना घुमा सकता है। लेकिन जो पिछला सिरा होता है वह बॉडी से जुड़ा होता है, जो कि क्या होता है? घूम नहीं पाता है। यह हुआ जीभ के बारे में, ठीक ना। जीव के बारे में जैसे कि हर एक चीज को कुछ पढ़ना हो, तो उसको परिभाषा लिखना हो, तो उसका राटा नहीं मारना है। 3-4 विशेषताएं जान जाइएगा, आप उसको बना कर लिख दीजिएगा। जैसे कि आप जानते हैं जो जीव है, जीव मुंह गुहा पाया जाता है, पहला बात। दूसरा, यह मांसपेशी अंग है, मांसपेशी अंग है, मांस से पाना, इसमें हड्डी नहीं पाया जाता है, ठीक। तीसरा बात ये भी जानते हैं, इसके 2 सिरा होता है, ठीक ना। अगला पिछला, पिछला जो सिरा होता है वह शरीर से या मांस से जुड़ा होता है, और अगला सिरा जो होता है वो स्वतंत्र होता है, वो घूम सकता है किधर भी। उसके बाद हम पाए हैं, इसी में बताएं कि जीव के ऊपर छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं, इसे अंकुर बोलते हैं, इसे अंकुर बोलते हैं। इसे अंकुर को स्वाद कलिया कहते हैं, इसे अंकुर को स्वाद कलिया कहते हैं। ऐसा समझ। अब जीव का काम क्या है? तो स्वाद का पता लगाना, स्वाद का अनुभव कराने, यानी कि स्वाद पता लगाने, मीठा मीठा है या तीता है या कड़वा है, होता है ना। ये कौन पता लगाता है? तो हमारे जीभ पता लगाते हैं। शिव का एक मेन भूमिका ये भी है कि यह भोजन को निगलने में मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। यानी कि जीव के बारे में इतना आप सबको बता दिए, आप आराम से लिख सकते हैं। तो जीव के बारे में नहीं पूछता है, बल्कि पूछता है स्वाद क्रिया क्या है, इसके कार्य को लिखे, ठीक ना। 2 नंबर क्वेश्चन इस बात का है। तो स्वाद क्रिया क्या है? हमारे जीव के ऊपर छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं, जिसे हम स्वाद क्रिया कहते हैं। इन्हीं स्वाद क्रिया की मदद से हमें कोई भोजन का पता, स्वाद का पता लगता है। जैसे खट्टा, तीता, मीठा होता है, किसके मदद से लगता है? तो यही स्वाद क्रिया की मदद से लगता है। ओके, आ रहा है नहीं समझ? आप लोग वीडियो क्वालिटी पर ना जाकर, हम ये कहेंगे आप फोकस कीजिए पढ़ाई पे, क्या बोला जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, क्या लिखवाया जा रहा है।
जितना आराम से स्थिर से देखिएगा समझिएगा, बिल्कुल आराम से समझ आएगा। हम कहानी की तरह पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को समझ आ जाए। ऐसा नहीं किताब उठाने लगे, लिखवाने लगे, रट्टा मारने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई हमारे। यू नो, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, पूरा शिद्दत से पढ़ाते हैं, समझा के पढ़ाते हैं। थोड़ा टाइम लेंगे लेकिन अच्छे से समझाएंगे जिससे बच्चों को पूरा समझ आएगा। और आएगा ना भाई, एक दिन के लिए नहीं होगा, हमेशा के लिए होगा। और कुछ दिनों तक याद रहेगा, भूल नहीं सकते हैं। ठीक ना, ऐसा पढ़ाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रट्टा मार लिए और थोड़ा बहुत काम निकाल लिए, उससे नहीं होना चाहिए पढ़ाई। ठीक ना, हम जिम के बारे में पढ़ चुके हैं, ऐसा समझ। चलिए अब हम लोग पढ़ते थोड़ा। ओहो कोई बात नहीं। जो हमारे आहार नाल में अवशेषी अंग कौन सा होता है, अगर पूछ दिया जाए तो वह परिशेषी क्या होता है, जो उंगली जैसे रचना होता है। ठीक ना, छोटी हाथ जो बड़ी हाथ जहाँ जुड़ता है वहां पे एक उंगली जैसी रचना है, उसी को परिशेषिका परिशेषिका अंग कहते हैं। यह अवशेषी अंग है, अवशेषी, इसका कोई कार्य नहीं है। ठीक ना, अवशेषी अंग कौन सा है, परिशेषिका। आहार नल में कौन सा अवशेषी अंग है, परिशेषिका। ऐसा। चलिए, मुंह गुहा में हम लोग जीभ के बारे में पढ़ लिए। अब पढ़ लेते हैं दांत के बारे में। किसके बारे में, दांत के बारे में कि दांत कितने प्रकार के होते हैं और यह क्या क्या चीज से बना होता है। इसको लिखने की जहां तक बात है तो शॉर्टकट में लिखेंगे, लेकिन पढ़ाएंगे सब। और आपको स्क्रीन पे इसका नोट्स दिख रहा होगा, आप लिख लीजिएगा। देखिए दांत के बारे में जानकारी, ठीक ना, दांत के बारे में पढ़ना है हमें। तो जैसे कि हम लोग एक यहाँ पे मांस बनाते हैं, ये समझ है कि हम मांस है। फीलिंग कीजिए, इमेजिंग कीजिए। ओके, यह क्या है, मांस है। यहाँ पर जो जबड़ा होता है ना, जबड़ा यहाँ पे, उसी को हम क्या बोल देते हैं, मांस बोल देते हैं। ओके, इस मांस में इस प्रकार से हमने दांत बना दिया। यानी कि इधर जो भाग में होता है दांत, उस दांत को बनाए। आगे वाला पतला होता है, कोना पे इस तरह तिरछा होता है, आगे चाकर चाकर होता है, और बीच में मोटा मोटा लंबा लंबा होता है, चौड़ा चौड़ा। है ना, इसको बनाए हैं हम। दांत बस समझे कि दांत है। दांत का अगर भाग देखा जाए तो यहाँ पे नीचे जुड़ा हुआ है, मांस में क्या है, जुड़ा हुआ है, धंसा हुआ है। तभी तो आप उसको नहीं निकाल पाते, हाल से निकालना पड़ता है। जब बहुत बढ़िया टाइम लगता है उसको निकालने के लिए, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अब कभी तो ज्यादा हिल जाता है, ये फोड़ना वगैरह होने के चलते यह निकल जाता है। फोड़ना किस लिए होता है, वही हम पढ़ाएंगे, इसी में पढ़ना है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यह दांत है, जो कि नीचे जो धांसा है उसे हम जड़ बोलते हैं। जो मसूड़े में धांसा है उसे क्या बोलते हैं, जड़ बोलते हैं। जो बीच वाला है उसे ग्रीवा या गर्दन बोलते हैं। जो मध्य भाग होता है उसे ग्रीवा या गर्दन कहते हैं। और सबसे जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं सिर या शिखर। सिर या शिखर बोल सकते हैं इसको, सिर या शिखर, एक कोई एक नाम बता सकते हैं। इसके ऊपर वाला भाग को सिर, बीच वाला को ग्रीवा या गर्दन, और नीचे वाला को जड़। इसमें माजा गुहा पाया जाता है। माजा गुहा समझते हैं आप लोग क्या होता है, जो हड्डी होता है उसमें पाया जाता है बीच में। मध्य भाग में क्या पाया जाता है, माजा गुहा पाया जाता है। ओके, चलिए। यहाँ पे देखा जाए अगर, हो जाए ना, तो जो बीच वाला भाग दिखाई दे रहा है, बीच वाला, इसको बोलते हैं इनामेल। इनामेल, यह इनामेल हो गया। तो दांत के ऊपरी परत को हम बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं, इनामेल। जो दांत के सबसे कठोरतम भाग होता है, दांत का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है, इनामेल। इनामेल के नीचे पाया जाता है डायटाइन। सुनो,
इसके अंदर क्या कहते हैं, देखिए दांत का वह भाग जो मसूड़े का सबसे जड़ कहते हैं उसे जड़ कहते हैं, और वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकल आता है सिर या शिखर कहते हैं, और जड़ का शिखर के बीच वाला भाग को गिरवा या गर्दन कहते हैं, गिरवा या गर्दन कहते हैं। प्रत्येक दांत के भीतर मादा गुहा होती है, प्रत्येक दांत जितना भी दांत होते हैं उसमें भीतर क्या पाए जाते हैं, इसे मादा गुहा बोलते हैं, मादा मादा गुहा, मादा गुहा बोलते हैं। प्रत्येक दांत के अंदर क्या होता है, मादा गुहा होता है, जिसके ऊपर दंतछय या डेंटाइन होती है। मादा गुहा के ऊपर जो पाया जा रहा है ये दूसरा जो लेयर बनाए हैं इसको बोलते हैं, क्या लिखा है, दंतास्थ, दंस्थि या डेंटाइन, डेटाइन, डेटाइन, ठीक ना। तो इनामेल सबसे ऊपरी परत होता है, उसके बाद डेंटाइन होता है, उसके बाद क्या होता है, अंदर मादा गुहा है, 3 लेयर हो चुका है। और भाग में देखा जाए तो अभी हम बताए हैं इस तरह के दांत है, तो ऊपर वाले को सिर या शिखर, नीचे वालों को जड़ बोलते हैं, और बीच वालों को गिरिवा या गर्दन बोलते हैं। इस प्रकार से हम दांतों के बारे में पढ़ लिए। प्रत्येक दांत के अंदर क्या पाए जाते हैं, तो मादा गुहा पाया जाता है, दांतों के अंदर क्या पाए जाते हैं, मादा गुहा। इसके बाद इसके ऊपर एक परत होता है जिसे क्या बोलते हैं, इनामेल बोलते हैं, इनामेल। और इनामेल ही सबसे कठोरतम भाग है। तो दांत का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है, इनामेल भाग है। ओके, चलिए इतना हम लोग जान चुके हैं। तो आप लोग पढ़ लिए कि दांत के बारे में। तो हमारे मनुष्य के मुख गुहा में कुल 32 दांत पाए जाते हैं। कितना दांत पाए जाते हैं, 32 है, 32, ठीक ना। प्रत्येक दांत के भीतर मादा गुहा पाए जाते हैं, जिसके ऊपर दंतस्थि या और डेंटाइन होती है, जो दांत को अधिकांश भाग को तैयार करता है। जो डेंटाइन है यह दांतों को निर्माण करने में मदद करता है। दांत सबसे ज्यादा किससे मिलकर बनाता है, तो डेंटाइन से। और भी भाग होता है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है इसमें, डेंटाइन। कठोरतम भाग कौन सा, सबसे कठोर कौन सा होता है दांत में, इनामेल होता है। ओके, इनामेल होता है जो दांत का अधिकांश भाग को तैयार करता है। दांत का अधिकांश भाग कौन तैयार करता है, डेंटाइन भाग तैयार करता है, ठीक ना। यह हड्डी से भी मजबूत तथा पीले रंग का होता है। जो डेंटाइन होता है, डेंटाइन, यह डेंटाइन है, ठीक ना, यह क्या है, डेंटाइन है। यह होता है हड्डी से भी मजबूत पाया जाता है, यह हड्डी से भी मजबूत होता है, कहने मतलब ये है। यह पीला रंग का होता है, यहाँ पीला रंग तो है नहीं मार्क का कोई, तो कैसा हो जाएगा, डेंटाइन हो जाएगा। लेकिन जो इसके बीच में होता है, यहाँ पे ऊपरी वाला में, इसमें जो नीला रंग से कर रहे हैं, यह जो है यह इनामेल हो जाता है, यह इनामेल हो गया। ऐसा जो नीला रंग दिखाई देगा कैसा हो गया, यह इनामेल हो गया। जो ब्लैक रंग दिखाई दे डेंटाइन हो गया। डेंटाइन हड्डी से भी मजबूत होता है, यह दांतों को बनने में अधिक सहायता करता है। ओके, डेंटाइन के ऊपर इनामेल की एक कड़ी परत होती है। कड़ी मतलब बहुत मजबूत परत होती है जो दांतों की सुरक्षा करता है। जो हमारे डेंटाइन के ऊपर एक परत दिखाई दे रहा है उसे क्या बोलते हैं, इनामेल बोलते हैं। और इनामेल बहुत ही कड़ी परत होता है जो कि दांतों को क्या करता है, सुरक्षा करता है। कार्य करता है वो सुरक्षा। दांतों को सुरक्षा करता है तो इनामेल करता है। दांतों निर्माण कौन करता है, डेंटाइन करते हैं। दांत के अंदर क्या पाए जाते हैं, मादा गुहा पाए जाते हैं। दांत वह भाग जो अंदर धंसा मसड़ा है उसे क्या बोलते हैं, तो जड़ बोलते हैं। जो ऊपरी वाला परत होता है इसको इनामेल बोलते हैं, ऐसा सॉरी शिखर बोलते हैं। इस तरह से है जो दांतों सुरक्षा देती है। मानव मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग दांत का इनामेल ही होता है, ठीक है। दांत का जो कठोरतम भाग है कौन होता है, इनामेल होता है। और एक मनुष्य के शरीर में 32 दांत पाए जाते हैं, ऐसा समझ ना। चलिए अब आते हैं दांतों के प्रकार के बारे में, ठीक है। दांतों का अम्लीय बढ़ जाने के कारण दांत खराब हो जाना दंत क्षय कहलाता है।
अब आते हैं एक दंत अच्छे किसे कहते हैं, ठीक ना, दंत छय, ठीक ना, दंत छय एक टॉपिक आता है, दंत अस्थि छय। दंत अस्थि छय क्या होता है? तो जैसे कि क्या होता है मेरे भाई, पहले समझ जाइए इसके कहने का मतलब क्या होता है। ये होता कब है, जैसे कि आप अगर कभी जैसे बिना ब्रश किए कोई वस्तु खा लेते हैं, या डेयरी मिल्क नाम सुने अगर आप, डेयरी मिल्क खा लेते हैं, या बिस्कुट खा लेते हैं, तो जो बिस्कुट खाते हैं वो आपको दांतों पर चिपक जाता है, दांतों पे क्या होता है, मने धर लेता है, चिपक जाता है। उसके बाद होगा क्या, जब दांतों पे चिपक जाएगा, तो अगर आप ब्रश नहीं कीजिएगा, आप ब्रश किए भी तो आगे के दांतों से, जैसे कि ब्रश से कर लिया, इधर नहीं किए, चाहे अंदर नहीं किए, चाहे ऊपर से नहीं किए, जो दांत होता है, मान लीजिए दांत है, तो ब्रश कर रहे हैं आप, तो एक बार आप बस जानते हैं क्या करते हैं, बढ़िया से इस तरह करके चीठा वगैरह करके आप हट जाते हैं, लेकिन इस तरह नहीं, दांत है इसके बाहरी इधर से कीजिए ताकि इधर का साफ हो जाए, एक बार ब्रश को इधर लेके जाइए, इधर से भी साफ हो जाए। और जो ऊपर वाला पदार्थ बच रहा है, कोई भी चीज को काटते हैं तो जीभ से क्या करता है, फिर दांतों को दाबते हैं, तो बीच में पदार्थ कुछ रुक जाते हैं, इस पदार्थ को साफ करने के लिए एक बार ऊपर भी ब्रश को मारना चाहिए। तो ऊपर मारिए, साइड में मारिए, इधर ही मारिए, उसके बाद आप आगे मारते रहिएगा, तो तीनों साइड मारा जाता है। अब नीचे तो मार नहीं सकते क्योंकि मसूड़ा धासा होता है, तीन साइड बच रहा है, तीन साइड मारिए, तो आपको दांत को सुरक्षा प्रदान होगा, ये सभी दांत क्या होगा, साफ सुथरा होंगे, और आपको खोलना भी नहीं होगा। खोलना ही बोलते हैं दंत अच्छे साइंस की भाषा में, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि जितने भी पदार्थ खाते हैं, ये हमारे दांतों पर चिपक जाता है। जो भी पदार्थ कोई खाते हैं, जैसे डेयरी मिल्क बिस्कुट वगैरह खाते हैं, वो क्या होता है, दांतों पर चिपक जाता है। चिपकने से ये होता है कि जो इसमें बैक्टीरिया पैदा होता है, बैक्टीरिया का मतलब छोटे छोटे बैक्टीरिया जीवाणु पैदा होते हैं, जो हमें आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो हम आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं, और दिखाई नहीं पड़ते तो उसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की सहायता लेना पड़ता है, जो कि हम फिजिक्स में आप लोगों को पढ़ा है। तो माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस लगता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, आप लोग जैसे कि जानते हैं बेहतरीन से, है समझ, तो यही बात है। तो हमारे इसे देखने के लिए बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप की सहायता पड़ता है, यानी सूक्ष्मदर्शी की सहायता पड़ता है, तब हम जाके देख पाते हैं। तो यही बैक्टीरिया क्या करता है, जो हमारे दांतों पर चिपका होता है पदार्थ, उसको खाता है तो उसको छींट कर करके, यानी कि हाथों से अपने वो काटते काटते खाता है, तो हम हड्डी जो होता है, हड्डी को छिद्र कर देता है, हड्डी को भी क्या कर देता है, छिद्र कर देता है, वही छिद्र को हम फोड़ना बोलने लगते हैं और काफी दर्द करने लगता है। किसी किसी के मुंह से बास आता होगा, यानी कि महक आता होगा, क्यों आता है, क्योंकि वही बैक्टीरिया जो है उसको खा रहा है, खाने के बाद जो उसको होता है, वो खाने के बाद जो मल मूत्र करना होता है, वो आपका मुंह के अंदर ही करता है, दांत के ऊपर ही करता है, तो आपको तो मालूम है नहीं। और जब आप मुंह खोलिएगा तो उससे क्या निकलेगा, बांस निकलेगा, महक निकलेगा। इसीलिए जो दांत होता है, दांत के ऊपर क्या था, वो पहले तो कुछ खाए तो चिपक गया है, जो चिपका है उसमें होता क्या है कि बैक्टीरिया था लिया, उस बैक्टीरिया खाएगा, कहीं जो दांत में फंसा हुआ चीज है वो खाएगा, मांस मछली खाता है, वो मांस फंसा हुआ है तो वो भी क्या करेगा, बैक्टीरिया खाएगा। जब खाएगा तो उसको निकलने के लिए तो हटेगा नहीं, तो उसी को बैठा है, तो उसी को वो अपना मल मूत्र करेगा। मल मूत्र करने से ये होगा, जब आप मुंह खोलिएगा तो आपको मुंह से महक आएगा, इसीलिए बोलते हैं कि पेरियस का बोलते हैं उसको, ठीक ना। आप उसको कर सकते हैं कि ब्रश वगैरह हमेशा कर सकते हैं, ठीक ना। जब भी आप मांस मछली खाएं या कुछ ऐसा पदार्थ खाते हैं, तो आप तुरंत उसी टाइम ब्रश एक बार कर लीजिए, इसके मदद ये होगा कि आपकी दांतों को हेल्प मिलेगा, मदद मिलेगा, सुरक्षा रहेगा हमेशा के लिए, ठीक ना। तो ये हुआ, तो दंत अच्छे किस तरह होता है आप तो जान गए। तो जब भोजन पकड़ आता है, जब चिपक जाता है तो अम्लीयता बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि छोटे छोटे कीटाणु काटने लगते हैं और अपने दांतों को छिद्र भी कर देते हैं, ठीक ना। तो दांतों में अम्लीयता बढ़ जाने के कारण, ठीक ना, दांतों में अम्लीयता बढ़
जाने के कारण, बढ़ जाने के कारण, है ना। दांतों के अम्लीयता, दांतों में अम्लीयता बढ़ जाने के कारण सुनो दांत का खराब हो जाता है, दांत खराब यानी छिद्र हो जाता है। इसे इसे क्या बोलते हैं, दंत अस्थि क्षय कहते हैं। ऐसे समझना कि यह इतने प्रकार का हुआ, आप चाहते तो इसको बड़ा भी करके लिख सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि किस तरह बताएं, बैक्टीरिया कोई पदार्थ खाते हैं तो उसमें साफ ना, अच्छे ढंग से साफ ना करने के कारण उसमें बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। उस बैक्टीरिया उस भोजन को खाने के चलते खाकर वो वापस छिद्र कर देते हैं, जिसे हम दंत अस्थि कहते हैं। इसी को हम फोड़ना दूसरा शब्द में बोलते हैं, ठीक ना। अब आता है एक वयस्क व्यक्ति के मुंह में, यानी कि एक स्वस्थ जो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 32 दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। और दूधा दांत बोला जाए, दूधा दांत तो 20 होते हैं, दूधा दांत 20 होते हैं। ओके, यानी कि एक मनुष्य के शरीर में कितना दांत होता है को, तो 32 दांत होते हैं। यह ऑब्जेक्टिव पूछता है। और दूधा दांत कितने होते हैं, 20। यह कम, लेकिन यह 32 दांत होते हैं। अब आता है दांतों के प्रकार कितने होते हैं, इनका कार्यों को लिखें। यह हम वीवीआई मानिए या इम्पोर्टेंट मानिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि बिहार बोर्ड में पूछता है। आपको उसको बेहतरीन से पढ़ना है, ठीक ना। ये दांत कितने प्रकार के होते हैं, इनके कार्यों का वर्णन करें। दांत 4 प्रकार के होते हैं, उनके कार्यों को लिख देना है। अभी हमने जैसे ही दांत के बारे में पढ़ लिया कि दांत के जो धांसू वाला भाग होता है उसे जड़ बोलते हैं, जो ऊपरी वाला भाग होता है उसे सिर या शिखर बोलते हैं, जो बीच वाला भाग होता है उसे ग्रीवा या गर्दन बोलते हैं, ठीक ना। सबसे ऊपरी परत होता है उसको हम इनामेल बोलते हैं। इसके नीचे वाला परत को डेंटाइन बोलते हैं। डेंटाइन की मदद से दांत का निर्माण होता है। डेंटाइन हड्डी से भी मजबूत होता है। यह कड़ी परत है जो कि दांतों की सुरक्षा करता है। डेंटाइन के अंदर क्या पाया जाता है, तो माजा गुहा पाया जाता है। क्या है, तो माजा गुहा है। इस प्रकार से दांतों का निर्माण होता है। यहाँ बात आए हैं कि दंत से क्या होता है, तो दांतों में अम्लीय बढ़ जाने के कारण दांत खराब हो जाता है, इसी का बोलते हैं दंत से बोलते हैं। और एक मनुष्य के शरीर में 32 दांत पाए जाते हैं, दूसरा दांत कितने होते हैं, तो 20 दांत होते हैं। इस प्रकार से आप लोग शॉर्ट में याद रखिए। आया समझ। ओके, और तो दांतों के 4 प्रकार होते हैं। दांत 4 प्रकार का होते हैं। देखिए, कर्तनक, कर्तनक मतलब शब्द ही आ रहा है, कर्तनक मतलब काटना। कर्तनक मतलब काटना। ये क्या करता है, ये दांत है या कार्य है ना। दांत कर्तनक है, इसका कार्य क्या है, काटना, काटना है, ठीक। भेदक काम का है, तो भेदना यानी कि चीरना या फाड़ना, है ना। चीरने या फाड़ने का कार्य करता है, चीरना या फाड़ना। जैसे रोटी खाते हैं, आपको आप दांतों को क्या चिरेगा ना, जैसे ये दिखाई दे रहा है जो आगे वाला, जो पतला पतला ऊपर दो दो नीचे होता है, वही क्या होता है, भेदक होता है, जो दांतों को फाड़ता है। जो आगे के जो चार दिखाई देता है वो क्या होता है, कर्तनक होता है, जो किसी पदार्थ को काटता है। सब जब लोग काटते हैं ना, तो आगे वाला क्या करता है, काटने का कार्य करता है। जो यहाँ पे पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम भेदक बोलते हैं, जो कि चीरने और फाड़ने का कार्य करता है। उसकी वजह से जैसे कि हम लोग अभी पढ़े हैं, दांतों के प्रकार कितने होते हैं, 4 होते हैं। पहला कर्तनक है, कर्तनक का काम होता है काटना। दूसरा भेदक, भेदक का काम होता है चीरना या फाड़ना, ठीक ना। और होता है अग्रचर्णक, अग्रचर्णक काम होता है चबाना। क्या होता है बाबू,
अब बताइए चरणक, चरणक का मतलब चबाना और पीसना, है ना। पीसना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चबाना और पीसना और मतलब ये है, मान लीजिए कि आप एक रोटी लेते हैं, जब रोटी लेते हैं तो उसको काटते हैं ना, तो जाता है जो आगे होता है चार गो, वो काटता है, क्या करता है, करता है, जो काटता है उसको बोलते हैं कर्तनर, क्या कहते हैं, कर्तनर। और जो यहाँ पे जो ऐंठ है ऊपर नीचे दो गो चोक चोक होता है ना, इस प्रकार से होता है कुछ इस प्रकार से, तो उसको बोलते हैं भेदक, क्या बोलते हैं, भेदक, जो कि क्या करता है, चीरता या फाड़ता है। जैसे मान लीजिए सेव काटेंगे तो फाड़ देगा कि नहीं फाड़ देगा, घींच लगेगा उसको, रोटी काटेगा तो काट देगा ना उसमें से, उसी प्रकार से क्या करता है, फाड़ता है, ये हलता है और उसको हला के निकाल देता है, ऐसा समझ लो। तो भेदने का कौन काम करता है, तो भेदक क्या करता है, चीरने या फाड़ने का काम करता है। अब आता है जो रोटी खाए हैं तो काटने के लिए तो काट लिए हैं, अब जैसे एक गला काट दिया ना, अब उसको चबाएगा कौन, ठीक ना। तो चरणक, अग्र चरणक जो होता है क्या करता है, उसको चबाता है, क्या करता है, चबाता है, चबाने का मतलब इतना सा टुकड़ा है तो उसको छोटा छोटा कर देगा, ऐसा में ना। अब आता है चरणक, अब कहता है चरणक, जो छोटा छोटा टुकड़ा हुआ है ना, अब उसको क्या करेगा, पीसेगा, मन महीन कर देगा, ऐसा ना। अब जब महीन होगा, जितना बार हम दांत चलाते हैं उतना बार मुंह में सलाइवा आता है, यानी कि लार आता है, किससे आता है, तो लार ग्रंथि से, लार ग्रंथि से क्या आता है, लार आता है, क्या आता है, लार। वही लार क्या होता है, भोजन में सन जाता है, भोजन में क्या होता है, सन जाता है, सनने में समझ रहा है ना, कि भोजन में सन जाता है, मुलायम होता है, वही भोजन क्या जाता है हमारा, भोजन क्या होता है हमारा, निगलने में मदद होता है, क्या होता है, तो निगलता कौन है, जीव, जीव होता है, क्या करता है, भोजन को निगलने में मदद करता है। जीव बताएं छोटे छोटे क्या होते हैं, अंकुर पाए जाते हैं, ठीक ना, जिसे क्या होते हैं, स्वाद कलियां, इन्हीं स्वाद कलियां की मदद से हमें खट्टा तीखा मीठे और अन्य स्वादों का पता लगता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए। तो भोजन जो सन गया था लारों में, अब उसको कौन निकालने में मदद किया, जी, ऐसा समझ लो। इस प्रकार से तो चार दांत होते हैं, प्रकार, क्या प्रकार हो गया, और एक मनुष्य के शरीर में कितना दांत पाया जाता है, 32 होता है, एक होता है दूधा दांत, ठीक ना, तो दूधा दांत होते हैं 20 होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, दंत अस्थि किसे कहते हैं, दंत अस्थि है, दंत अस्थि अभी पढ़ा चुके हैं, पीछे ही पढ़ा है। जैसे कि कोई मटेरियल खाते हैं, जैसे डेयरी मिल्क हुआ, केक हुआ, बिस्कुट हुआ, कोई पदार्थ खाते हैं, ज्योति ध्यान दो यहाँ पे, अनुराग महेश बड़े बच्चा, ठीक है, जो भी पदार्थ हम खाते हैं तो दांतों का होता है चिपक जाता है, दांतों का होता है चिपक जाता है, और उससे हम अगर अच्छी ढंग से ब्रश नहीं करते हैं, या कोई कोई बच्चा ब्रश नहीं करता है, तो जो दांत पर लगा है उसमें क्या होगा, छोटे छोटे बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे, वो बैक्टीरिया हमें दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि वो एक उसके होते हैं, ऐसा ना, और नंगे आंखों से दिखाई नहीं दे सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देखने से हमको दिखाई पड़ेगा। तो वही बैक्टीरिया क्या करता है, उस पदार्थ को खाता है ना, तो दांतों को छिद्र करने लगता है, छेद कर देता है, तो तन तन करते करते क्या करता है, दांतों में फोड़ा कर देता है, जिसे आप लोग फोड़ा बोलते हैं, या उसी को दंत अस्थि क्षय बोलते हैं। और उनको दिक्कत है आता, तो दंत अस्थि क्षय किसे होता है पता चल गया ना। ऐसे जगह जब भी देखते हैं कोई मांस उस खाते हैं, जैसे मान लीजिए मुर्गा हुआ या मछली हो, कोई भी कुछ खाते हैं पदार्थ, तो दांतों फंस जाता है कि नहीं फंसता है, जो दांतों फंसता है तो होता क्या है कि, और अच्छे ढंग से ब्रश नहीं करते हैं, यानी शाम को खाएं अगर मांस मछली तो सुबह तक दांतों में फंसा ही होता है, और जब मुंह जैसे मुंह खोलिएगा तो उसमें से बास आता है, बास यानी कि महक आता है। सुनो, क्यों आता है, क्योंकि जो मांस था उस मांस में बैक्टीरिया बैठा था, बैक्टीरिया उसको मांस को थोड़ा बहुत खाया है, खाने के बाद जो मल मूत्र होता है आपका मुंह पर ही किया है, दांतों पर ही किया है, इसलिए सुबह में क्या होता है, मुंह से बास आता है। सुनो, इसलिए किसी के मुंह पर जाकर नहीं बोलना चाहिए सुबह सुबह। दूसरा बात है पूरा नहीं होता है मुंह खोल के किसी मुंह पर जाके वहां से जो होता है, इस तरह नहीं करना चाहिए। सब ज्यादा बरस किया जाता है सभी उठते उठते, ऐसा नहीं होता, सबसे पहले हाथों से कुला कीजिए इस तरह से, ऐसे समझ, कुछ इस प्रकार से किया जाता है। किसी को दिक्कत है भाई, समझ आ रहा है हम सबको, चलिए। इस प्रकार से हमारा दांत काम करता है और भोजन होता है। दंत से सबको समझ आ गया ना, लिखा दंत अस्थि क्षय किसे कहते हैं, तो आपको पढ़ा चुके हैं, इस वीडियो में भी पढ़ा दिए। अब आता है मनुष्य का पाचन तंत्र, मनुष्य का पाचन तंत्र के बारे में बेहतरीन से पढ़ना है। आहार नाल अलग होते हैं, पाचन तंत्र अलग होता है, किसी को दिक्कत है। आहार नाल में क्या होता है कि यह यकृत जो है, यकृत को हटा दीजिएगा, या पित्ताशय को हटा दीजिएगा, या पीठ को हटा दीजिएगा, और यहाँ पे अग्न्याशय जो है इसको हटा दीजिएगा, तो कितना हटाना पड़ रहा है, एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो हटाना पड़ रहा है ना। ये जब हट जाएगा ना, एक डायफ्राम हटा दीजिए, तो यह एक आहार नाल बन जाएगा,
क्या बन जाएगा? आहार नाल। आहार नाल में जैसे कि एक मुंह गुहा हो जाएगा, एक ग्रस नली हो जाएगा, ठीक ना, एक अमाशय हो गया, ठीक ना, और छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार, ये हो गया आहार नाल। क्या हो गया? आहार नाल। आहार नाल का लंबाई कितना आता है? 8 से 10 मीटर। आहार नाल का लंबाई कितना होता है? 10 मीटर। और आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत। क्या होता है? छोटी आंत। तो दिक्कत किसी को? चलिए यहाँ तक हो गया ना। अब आते हैं मनुष्य का पाचन तंत्र किसे कहते हैं। तो पाचन तंत्र में मिलता है, यकृत निकलता है, यकृत से क्या निकलता है? पित्तरस निकलता है। यहाँ पे अग्न्याशय है, अग्न्याशय से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। जो इंसुलिन हार्मोन क्या होता है? मधुमेह रोग को होने नहीं देता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? इस तरह से, ठीक ना। बढ़िया लोग बच्चे। ओके, इस प्रकार से हमारा कोश क्रिया होता है। चल लिखा है मनुष्य का पाचन तंत्र। इसको अब बोर्ड पर लिखवाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए स्क्रीन पर इसका नोट्स दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना, आप लोग वहां से लिख सकते हैं। मनुष्य तथा उस श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं, जिसे आहार नाल कहते हैं। आहार नाल से संबंधित कुछ पाचन ग्रंथियां होती है जो पाचक पाचक के लिए पाचक रस स्रावित करती है, उससे को भोजन पाचन होता है। जैसे कि हम बताएं आप लोग को कि आहार नाल किसे कहते हैं, अभी बताए ना 5-6 नाम। जैसे कि ध्यान दो यहाँ पे, मुगवा, ग्रसनी, है ना, ग्रस नली, और यहाँ क्या बताए? अमाशय, अग्न्याशय नहीं, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार। तो मनुष्य में तथा सभी उस श्रेणी के जंतुओं में आहार नाल पाए जाते हैं। आहार नाल समझ आए ना? जैसे कि टॉमी है, कुत्ता है, मुर्गी है, भैंस है, गाय है, मनुष्य है, ये सब जानवर है ना। तो एक चर्बी की तरह होता है, इससे टेढ़ा टेढ़ा, जो मुर्गा वगैरह काटता है, चिकन के दुकान देखोगे, उसी को बोलते हैं छोटी आंत, बड़ी आंत। आज समझ, उसी प्रकार से सबका पेट में उस तरह का होता है। तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वही आहार नाल है। क्या है? आहार नाल। और यहाँ से एक हमारा एक नली की तरह बना हुआ है जो कि भोजन जाता है। आज समझ, ठीक ना। दो दो कुर्सी ले जाने के लिए। आज समझ भाई, आया कि नहीं? मनुष्य तथा सभी उस श्रेणी के जंतुओं में क्या पाए जाते हैं? आहार नाल पाए जाते हैं, ठीक है जी। उस श्रेणी का मतलब होता है बहुकोशिकीय। क्या होता है? बहुकोशिकीय। कितने बहुकोशिकीय जीव सब में क्या पाया जाएगा? आहार नाल। जानवर का मतलब जितना जानवर में आने वाला जीव है सभी क्या है? उसमें पाए जाते हैं। जैसे कि पाचन का मतलब ये हुआ चाहे आहार नाल, अगर आप खाते हैं रोटी, दाल, भात, सब्जी, कुछ कम से कम 4-5 वैरायटी होता है, नहीं होता है? होता है ना। लेकिन जब मल द्वारा निकलता है तो ये क्या सभी चीजें निकलता है? नहीं निकलता है ना। और आप खाए मान लीजिए कि अगर इतना सारा चीजें खाए तो बाद में इतना सारा निकलेगा। क्या हो गया? बहुत सारे पाचक तत्व जो उसमें था, कुछ अपशिष्ट पदार्थ था, वो निकल गए। जैसे कि आलू खरीदते हैं आप लोग सब्जी से, मंडी से आप लोग जब आलू खरीदते हैं तो आलू पूरा बन जाता है। आलू छीलते हैं, छीलते हैं, तो छिलका अवशिष्ट पदार्थ बना, वो बाहर निकल गया, जो उपयोगी पदार्थ उसको बना दिए। आम का अचार में होता है, चाहे आम होता है तो आम को जो ऊपर गूदा होता है उसको आप खा लेते हैं, ऊपर छिलका फेंक देते हैं और औंठली भी फेंक देते हैं। ऐसा होता है ना। लेकिन छिलका भी खा लेते हैं, छिलका फेंकते हैं ना, तो अपशिष्ट पदार्थ हो गया। क्या हो गया? अपशिष्ट पदार्थ। लेकिन जो बीच में गूदा था वो क्या हो गया? उपयोगी हो गया, पोषक तत्व हो गया ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप आम किने होंगे 1 किलो, कितना? 1 किलो, तो 1 किलो खा जाते हैं। 1 किलो में 5 अगर आम होगा तो 5 तो निकलेगा, 5 निकलेगा ना, और उसका छिलका भी तो निकलेगा। तो ना ढेर तो मान लीजिए कि 200 ग्राम निकल गया तो 800 ग्राम बचा। तो यानी कि किने थे हम 1000 ग्राम, यानी कि 1 किलो, अब खाए कितना? 800 ग्राम। 200 ग्राम का हो गया? कचरा हो गया। आज समझो, उसी प्रकार से होता है जब हम पदार्थ कुछ खाते हैं तो हमारा पाचन क्रिया मुंह हुआ से शुरू होते होते आता है इसमें। इसमें कुछ पाचक रस पाए जाते हैं जो कि पाचन क्रिया होता है, और होते होते अपशिष्ट पदार्थ के रूप में मल द्वारा, लैट्रिन के रूप में बाहर निकल जाता है। किसके द्वारा? तो मल द्वार के द्वारा। आज समझ, समझ आया कि नहीं मेरे भाई सब को? चलिए, अब होता है पाचन तंत्र किसे कहते हैं। तो आहार नाल के संबंधित कुछ पाचक ग्रंथि होती है, कुछ पाचन ग्रंथि होती है जो कि भोजन पचाने में मदद करती है। इसी क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। पाचन ग्रंथि के बारे में आप लोग बता चल जाएगा धीरे धीरे, ठीक ना।
और कहते आहार नाल से, आहार नाल इससे संबंधित पाचन ग्रंथि और पाचक क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करता है। आहार नाल, आहार नाल मतलब जानते हैं आप लोग, पाचन ग्रंथि, पाचन ग्रंथि मतलब ये यकृत है, यह क्या है, ग्रंथि है। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, यकृत, जानते हैं ना। यकृत से क्या निकलता है, पित्तरस, क्या निकलता है, पित्तरस निकल रहा है ना रस, वही क्या करता है, अम्लीयता को क्षार में बदलता है। किसमें बदलता है, क्षार में बदलता है। आज सुनो, जैसे वहां जब अचार खा लिए, अचार का था, खट्टा था ना, तो अम्लीय था, कैसा था, अम्लीय। अम्लीय का मतलब 7 से पीछे स्केल होता है, ठीक ना, और 7 से ऊपर क्षारीय होता है, 7 से पीछे का होता है अम्लीय, होता है ना। तो अम्लीय के क्षार में कौन बदलता है, तो पित्तरस, कौन, पित्तरस, उस प्रकार से होता है। अब बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, यही तो बात है। तो पाचक ग्रंथि बारे में समझ गए ना, जिसे निकलता हो एंजाइम, उसे क्या बोलते हैं, पाचक ग्रंथि। और होता है पाचन क्रिया, तो बाबू पाचन क्रिया, पाचन क्रिया का मतलब होता है कि यहाँ पाए गए, यहाँ पर छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जो भोजन को तोड़ देते हैं। जब इसमें आएगा तो इसमें से पोषक तत्वों को ले लेगा। दीर्घ पढ़ाए होंगे आप लोग, यहाँ पर चित्र बना के दिखा दिए हैं। तो दीर्घ क्या करता है, पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेता है, और जब लास्ट में सूखा पदार्थ बचता है उसको आगे में भेज देता है। आज समझ नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए रुई है, रुई में हम मान लीजिए पानी मिला दिए, तो रुई फूल गया ना, और जब रुई को हम दाबेंगे तो पानी निकल जाएगा ना, तो जो रुई बचा वो अपशिष्ट पदार्थ बचा कि नहीं बचा, उसमें कुछ नहीं बचा है, अब उसको बाहर फेंक दिया जाएगा, जो पानी बचा उसको रख लिया जाएगा। सेम उसी प्रकार से होता है, ठीक ना। चलिए, पाचन तंत्र इस तरह कार्य करता है। पाचन तंत्र में कुछ जो भी मिलकर रहते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लिखा है कि मनुष्य के आहार नाल, मनुष्य के आहार नाल, ठीक ना। जितने स्लाइड लिखवा नहीं रहे बोर्ड पर, क्योंकि लिखवाने से काफी ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक ना। आप या लाइव जो भी कोई लड़का पढ़ रहा है इसको देखेगा जब वीडियो को, तो स्टॉप कर दीजिएगा, तो सब स्क्रीन दिखाई देगा और उसको आप लिखना शुरू कर दीजिए अपने हाथों से। आज समझ ना। हाँ, देखिए यह एक कुंडलित आकार का होता है। जो आहार नाल का है, कुंडलित रचना है, आकार है, ठीक ना, जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है। आ रहा समझ में आप लोग को, यह कुंडलित मतलब कुंडलित, ये सीधा हो गया, ये छड़ का आकार हो गया, कैसा आकार हो गया, छड़, ठीक ना। लेकिन यही इधर से इधर मुड़ते मुड़ता होगा, ये सब क्या है, कुंडलित है, क्या है, कुंडलित है। स्प्रिंग देखो कि नहीं, कुंडलित की तरह होता है, इस तरह वही क्या है, कुंडलित है। यानी आहार नाल का है एक कुंडलित रचना है, जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक। यह मुंह गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है, मुंह गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है। पूरा लंबाई देखा जाए तो 8 से 10 मीटर तक होती है ना। आहार नाल में विभिन्न अंगों की संरचना, उनके कार्य निम्नलिखित होते हैं। आहार नाल में जो अलग अलग जैसे कि संरचना होता है, जैसे बड़ी आंत की अलग संरचना है और छोटी आंत की अलग संरचना है, अमाशय की अलग संरचना है, ग्रसनी का अलग संरचना है, और इन लोग में अलग अलग कार्य होता है, इस सभी में अलग अलग कार्य होता है। तो दिक्कत है यहाँ तक। चलिए, अब आते हैं मुख गुहा के बारे में। किसके बारे में, मुख गुहा, यानी कि मुख के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले मुख गुहा शुरू होता है ना, तो आप लोग सबसे पहले समझिए मुख गुहा होता क्या है। मुख गुहा में हम लोग जानते हैं कि इसमें जीभ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जीभ होता है ना, जिससे स्वाद का पता लगता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि उसमें 32 दांत पाए जाते हैं। कितने दांत पाए जाते हैं, 32 पाए जाते हैं ना। 32 दांत क्या करते हैं, भोजन को काटने में, कुतरने में मदद करता है। ओके, यह आहार नाल का पहला भाग होता है। मुख आहार नाल का पहला भाग होता है। यह ऊपरी तथा निचली जबड़े से घिरा होता है। जबड़ा मतलब कि है ना, दांत नहीं, जो ऊपर वाला है दांत, एक नीचे वाला है ना, तो 2 जबड़ा हो गया, क्या हो गया, 2 जबड़ा। 2 जबड़े से मुंह का होता है, घेरा होता है, ठीक ना। इसे बंद करने के लिए 2 मांसल ओठ पाए जाते हैं, जो लिप्स होता है, ठीक ना। ये ऊपर वाला 2 ये क्या है, लिप्स है, जो कि क्या करता है, मुंह को बंद करते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ मुंह बरियारी खिलाया जाता है, क्या करता है, बंद कर लेते हैं पूरा दाब कर, यानी मुंह को कौन बंद करता है, तो मांस ओठ करता है, जो मांस से बना है। हड्डी पाया जाता है नहीं। ओके, चलिए, यह मुंह गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। मुंह गुहा के अंदर क्या पाए जाते हैं, जीभ तथा दांत पाए जाते हैं। शुरू में बताया था ना, मुंह में पाया जाता है दांत और जीभ, वही बात है, फील कीजिए बातों को। पाचन की क्रिया मुंह गुहा से प्रारंभ होता है। पाचन क्रिया कहाँ शुरू होता है, प्रारंभ का मतलब होता है चालू। जो पाचन क्रिया है ना, मुंह गुहा से शुरू हो जाता है, और मुंह गुहा में
कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का पाचन के लिए एंजाइम पाए जाते हैं। मुंह को 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है। कितना जोड़ी? 3 जोड़ी। 3 जोड़ी लाल ग्रंथि से एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है? एंजाइम। उस एंजाइम को बोलते हैं टाइलिन। क्या बोलते हैं? टाइलिन बोलते हैं। टाइलिन। इस एंजाइम को क्या बोलते हैं? टाइलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइलिन। यही टाइलिन हमारे ठीक है, टाइलिन। ओके, टाइलिन समझ है ना? अरे हम जो बोल रहे हैं समझ लिख रहे तो नोट्स तो दिखाई देगा ना स्क्रीन पे। आज समझ, जो टाइलिन होता है क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। किसको मदद करता है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। आज समझ लो, तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाचन होता है? मुंह गुहा में। कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो एक पोषक तत्व है। क्या है? तत्व है। सब ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना? पाचन की क्रिया मुंह गुहा से प्रारंभ होता है। मुंह गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अब बोलो मुंह गुहा के बारे में लोग जान गए ना? तो मुंह गुहा में दांत पाए जाते हैं, जीभ पाए जाते हैं, या 2 जबड़े से घेरा होता है। मुंह गुहा बंद करने के लिए 2 ओठ पाए जाते हैं। अब बोलो कोई दिक्कत है आता? चलो मेरे भाई, कितने मिनट हो गए? चलिए आइए ध्यान दीजिए। अब हम लोग जैसे कि पढ़ लिए मुंह गुहा के बारे में। किसके बारे में पढ़े? मुंह गुहा के बारे में। किसी को डाउट है? चलिए, अब अमित अनुराग इस तरह बैठने से कभी समझ नहीं आएगा। पहली बात समझिए लो, है ना? आप लोग कुर्सी पे या बेंच पे बैठिए, लेट के पढ़िएगा तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा, है ना? आलस हो जाएगा आप लोग उस तरह। आज मेरे भाई, मुंह कुआ के पीछे ग्रसनी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्रसनी। ग्रसनी के बाद ग्रास नली आता है। क्या आता है? ग्रास नली, ठीक ना? लिखा है मुंह गुहा के पिछला भाग को ग्रसनी कहते हैं। वाह 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 वाह। अरे अरे कहने तो ये मुंह गुहा पढ़ लिए। मुंह गुहा जो पिछला भाग होता है ना वो ग्रसनी होता है। क्या होता है? ग्रसनी होता है, ठीक ना? कह रहा है कि मुंह गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है, जिसमें 2 छिद्र पाए जाते हैं। ग्रसनी में कितने छिद्र होते हैं? 2। जैसे कि मान लीजिए कि यह एक नली हो गया, इसमें 2 छिद्र पाया जाता है। कितना? कितना छिद्र? 2 छिद्र। ओके, बीच में एक पट्टी पाया जाता है। क्या होता है? कि पट्टी क्या करता है? कभी एक छिद्र ढकता है, एक छिद्र आएगा जाएगा ना, और कभी एक छिद्र ढकेगा तो एक छिद्र खुल जाएगा। ऐसा समझ, इस प्रकार से होता है। ये बोलते हैं निगल द्वार। तो क्या बोलते हैं? एक छिद्र बोलते हैं निगल द्वार, दूसरा बोलते हैं कंठ कंठ द्वार। और कोई दिक्कत? एक निगल द्वार, एगो कंठ द्वार। कंठ द्वार जो होता है श्वास नली में खुलता है। क्या खुलता है? श्वास नली में। और यह जो होता है निगल द्वार किसमें खुलता है? तो ग्रास नली में। जो आहार नाल के अगले भाग ग्रास नली में खुलता है। क्या खुलता है? ग्रास नली में। ग्रास नली में। अब देखो यहाँ पे यू के मान लो तुम निगल द्वार, निगल। आयु के मान लो तुम कंठ द्वार, कंठ द्वार, ठीक ना? इसमें होता क्या है? कंठ का मतलब होता है, जो होता है ना कंठ से आवाज निकलता है, बोलते हैं ना, तो कंठ में सांस जाता है और आता है। किससे जाता है? कंठ से। किससे? कंठ से, ठीक ना? और जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है निगल द्वार, इससे भोजन जो निगलते हैं, यही निगला हुआ भोजन इसमें जाता है। क्या होता है? भोजन जाता है। अब बीच में पाया जाता है पट्टी। क्या पाया जाता है? पट्टी। इस पट्टी बोलते हैं एपिग्लोटिक्स। एपिग्लोटिक्स। इस पट्टी का नाम है एपिग्लोटिक्स। एपिग्लोटिक्स, समझे? ग्लोटिक्स, एपिग्लोटिक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो देखिए बात सुनिए, हमारा ग्रास नली में कितना छिद्र पाए जाते हैं? 2।
एक निगल द्वार एक कंठ द्वार, एक निगल द्वार एक कंठ द्वार, और दोनों के बीच में पट्टी पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिक्स। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिक्स। अब एपिग्लोटिक्स करता क्या है ना? जैसे कि हम भोजन करते हैं, तो आप लोग या कोई भी सीरियल देखता है, टीवी देखता है, साथ ही साथ भोजन करते टाइम मोबाइल देखता है और खाता है ना। कभी कभी क्या होता है, मोबाइल खा के हाथ में है, इस पर मोबाइल पे देख रहा है, एकदम झांक रहा है, मेरे टीवी देख रहा है, खा नहीं रहा है। ऐसा होता है नहीं होता है? कभी कभी होता है एकदम ध्यान उसी पे चला गया है और खाना खा रहा है। अच्छा, कोई खाना खा रहा है या सोच रहा है कि जैसे जाएंगे तब तैयारी रोकेंगे, उसको लाइट आएगा, उसको भाग जाएंगे। ठीक है जी। मतलब कहने मतलब ये है, कहीं नहीं होता है।